Time up. Time up, sir. Time up. Hello everyone, welcome to Only IAS. Now first things first, I wish you all a very happy new year. I hope all your dreams and aspirations get fulfilled in this new year of your life. Now इसी बात पे आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. आज हमें डे 32 ऑफ जीएस डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को डिस्कस करना है. जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप कि आपने उसके आंसर्स कंप्लीट कर लिए होंगे. आज के मेन क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो कहता है दैट डू यू थिंक digitalization of the health and education sector will improve India's standing in Human Development Index? Discuss various steps taken to digitalize the health and education sector. So this is a very straightforward question. जहां पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन पहले चीज तो ये पूछता है कि अगर हम हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर इन दोनों में डिजिटलाइजेशन करेंगे, मतलब इनको डिजिटलाइज करेंगे, तो क्या हमारी जो रैंकिंग है, इंडिया की जो रैंकिंग एचडीआई इंडेक्स में इंप्रूव होगी. और सेकंड चीज ये बोल रहा है कि अलग अलग स्टेप्स के क्या लिए जा सकते हैं जिससे कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को डिजिटलाइज किया जाए और आगे बढ़ाया जा सके. ठीक है, इसी चीज को अभी हमें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करना है. तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको आप किस तरीके से लिखेंगे. देखो, इसको इंट्रोडक्शन को अप्रोच करने से पहले सबसे पहले आपको यह बताना है कि जो डिजिटलाइजेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले देखिए, आप ये बताइए कि जो डिजिटलाइजेशन है ना, उसकी सिग्निफिकेंस ऑलरेडी काफी ज्यादा थी. मतलब काफी दिनों से इस बात के ऊपर डिबेट चल रही है कि हमें अपने हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर इन दोनों को ही डिजिटलाइज करने की जरूरत है. देखो, डिजिटलाइज करने का सीधा सा मतलब है कि डिजिटल फॉर्मेट में चीजों को लेकर आना. देखो, डिजिटलाइजेशन जो है डिजिटल वर्ड से आता है. इसका मतलब है हर चीज को सिर्फ फिजिकल फॉर्मेट में ना रख करके उसे ऑनलाइन फॉर्मेट में, मतलब कि डिजिटल फॉर्मेट में भी रखना चाहिए. यही मतलब है मेनली हमारे डिजिटलाइजेशन का. तो वही कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर इन दोनों ही सेक्टर को हमें डिजिटलाइज करना है, मतलब हमें डिजिटल फॉर्मेट में लेकर आना है, ताकि जो हर चीज की जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी होती है उसको रिड्यूस करके हम उसके डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव कर सके, इंक्रीज कर सके. ठीक है, तो देखिए, एक चीज समझना यह है कि जो डिजिटलाइजेशन है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की, इस चीज के बारे में तो काफी दिनों से बातचीत हो रही थी, लेकिन ये चीज कभी भी सीरियस मोड पे इंप्लीमेंटेशन फॉर्मेट नहीं आया था. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पर कि जब पेंडेमिक आता है, मतलब जब कोविड आता है, तो कोविड के कारण हमारा हेल्थ सिस्टम और हमारा एजुकेशन सिस्टम दोनों ही बुरी तरीके से डिसरप्ट हो गया. दोनों की जो फंक्शनिंग थी वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई, और इसके कारण हमें अपने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को डिजिटलाइज करने के बारे में एक बार फिर से सोचना पड़ा. आप जानते हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, ऑलमोस्ट सब कुछ वहां पर बंद हो गए. और इसके बंद होने के कारण वी ऑल्सो नो कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस जो बच्चे थे, वो लोग स्कूल से बाहर हो गए. उनके कारण उनकी लर्निंग थी वो काइंड ऑफ डिसरप्ट हो गई. उनकी जो लर्निंग थी उसका आउटकम सही तरीके से नहीं निकल पा रहा था, इनपुट सही तरीके से नहीं दिया गया, तो जो उनका नॉलेज बेस था वो उनका सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया. काफी सारे बच्चे थे जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो लोग अपनी पढ़ाई सही से कंप्लीट नहीं कर पाए. ऑल्दो दे हैव गॉट द डिग्रीज बट दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज. उसके कारण आने वाले लॉन्ग टर्म में उनको जॉब के अंदर काफी दिक्कत होने वाली है, उनको अपने आप को स्किल करने में काफी दिक्कत होने वाली है, अपस्किल करने में काफी दिक्कत होने वाली है. राइट, सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव बीन एक्चुअली मतलब एनहांस्ड बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. सो पैंडेमिक के कारण ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस इसका एक सॉल्यूशन हो सकता था कि अगर हम इस एजुकेशन फील्ड को और हेल्थ के फील्ड को अगर हम डिजिटलाइज कर पाते तो शायद हम इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को रोक सकते थे, एटलीस्ट इनके इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते थे. बट नाउ व्हेन द डीड इज डन, अब जब पेंडेमिक आ चुका है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, अब जाकर हमें हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर दोनों को एटलीस्ट डिजिटलाइज करने की जरूरत है, ताकि आने वाले किसी भी पर्टिकुलर टाइम में हम कोविड जैसे किसी भी पेंडेमिक के इंपैक्ट से बच सके और अपनी प्रॉब्लम को एडवांस में ही सॉल्व करके रख सके. ठीक है, इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली बॉडी फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है. तो देखिए, ये क्वेश्चन यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, रादर ये भी कहता है कि जो डिजिटलाइजेशन है वो एचडीआई को किस तरीके से प्रमोट करता है, हमें इस चीज के बारे में भी बात करनी है. सो हमें यहां पर एचडीआई के साथ में एक रिलेशन क्रिएट करना है हेल्थ का और एजुकेशन का. राइट, जब ये रिलेशन क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किस तरीके से हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट कर सकता है, इस चीज के बारे में भी हम डिस्कस कर पाएंगे. तो पहली चीज तो जब आप एसडीआई के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि इसको रिलीज कौन करता है. एसडीआई क्या है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यानी कि दिस इज ए इंडेक्स, और इसको रिलीज किया जाता है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा. अब इस यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये मानना है कि जब भी आपको किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करना है, किसी भी कंट्री ने कितना डेवलपमेंट किया है ये चीज मेजर करना है, तो आप वहां के पीपल की कैपेबिलिटीज को चेक करो.
वहां के लोग जो है उनकी काबिलियत को देखो कि आफ्टर ऑल किस तरीके से वहां के लोग कैपेबल हैं, कितनी ज्यादा काबिलियत वो लोग रखते हैं, और उसके तहत पे आप एक्चुअली डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है, वो सोसाइटी कितने डेवलप्ड है। तो इसी पर्टिकुलर वे से किसी भी कंट्री का एचडीआई जो है उसको मेजर किया जाता है। इसके लिए बेसिकली 3 क्राइटेरियाज होती हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। पहला जो है वो ये बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की कितनी हेल्दी लाइफ है, हेल्दी लाइफ कितनी है। सेकेंड चीज बोलता है कि उसको एक्सेस टू नॉलेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, एक्सेस टू नॉलेज। और थर्ड है, बोल रहा है कि एक पर्सन के पास डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। ये तीनों चीजें कंबाइन करके हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट बनाती है। मतलब इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर अलग अलग टाइप की मार्किंग की जाती है, रैंकिंग की जाती है, और तब एक कॉमन रैंकिंग निकलती है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री की एसडीआई इंडेक्स होती है। ठीक है, देखो यहां पर हम जो एसडीआई की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक तो हमें हेल्थ सेक्टर में बात करना है और एक हमें एजुकेशन सेक्टर में बात करना है। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या हमारे 3 पैरामीटर से 2 पैरामीटर डायरेक्टली इस चीज के ऊपर डील करते हैं? क्या हेल्दी लाइफ डायरेक्टली हेल्थ से डील कर रहा है और एक्सेस टू नॉलेज डायरेक्टली एजुकेशन से डील कर रहा है? और अगर हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर हमारे हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही सेक्टर आ जाते हैं। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये चीज समझ सकते हैं कि जो हमारा एसडीआई है वो एक्चुअली डायरेक्टली हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ही बात करता है। जो एचडीआई है वो डायरेक्टली कहता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है तो उस पर्टिकुलर कंट्री के हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, इस दोनों सेक्टर के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सो आई होप आप सबसे पहले तो ये चीज समझ गए कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहां पर लिंक किया। आफ्टर ऑल किस तरीके से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको हमने यहां पर एजुकेशन और हेल्थ के साथ यहां पर लिंक करने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहले तो चीज तो हम ये समझ गए। अब हम क्वेश्चन के पहले पार्ट के ऊपर आते हैं कि एग्जैक्टली इंडिया के अंदर पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल किस चीज का? डिजिटलाइजेशन का, डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। इस सेक्टर के अंदर डिजिटलाइज करने का क्या पोटेंशियल है और किस तरीके से हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि मान लो अगर हम हेल्थ के सेक्टर को और एजुकेशन के सेक्टर को अगर हम डिजिटलाइज कर भी देते हैं तो एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या फायदे होंगे, इस चीज को हम समझने वाले हैं। किस तरीके से हमारा जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से इंक्रीज होगा। पहली चीज, क्या हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही सेक्टर में अगर हम डिजिटलाइजेशन करेंगे तो वहां की एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी? समझो इस चीज को। देखो अगर हम एजुकेशन के फील्ड में ले तो अभी आपको एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेजेस जाना पड़ता है, बट अगर हम इसको डिजिटलाइज कर पाए तो हर चीज को आप ऑनलाइन बैठे हुए घर से बैठ के मोबाइल, लैपटॉप, इन सब में आप एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली आप घर बैठे बैठे एजुकेशन ले सकते हैं। मतलब कि जो आपकी एक्सेसिबिलिटी थी एजुकेशन को लेने की वो आपकी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई, काफी बेटर हो गई। सिमिलरली अगर हम हेल्थ की बात करें, अगर हेल्थ को जैसे सपोज को मान लो आपको चेकअप कराने के लिए फिजिकली डॉक्टर के पास जाना पड़े या फिर आप टेली कंसल्टेशन के साथ डायरेक्टली डिजिटल फॉर्मेट में डॉक्टर के साथ मतलब कंसल्ट कर पाओ, कौन सा बेटर होगा? टेली कंसल्टेशन इज मच बेटर बिकॉज डिजिटलाइज करके हम डॉक्टर को बैठे बैठे घर से कांटेक्ट किया जा सकता है। सो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, जो फिजिकल डिस्टेंसेस है उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब रिड्यूस होगा, और इस तरीके से जो हमारी एक्सेसिबिलिटी है एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही सेक्टर में वो कंपैरेटिवली इंक्रीज होगी। पहली चीज तो ये। सेकेंड चीज हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी के बारे में। देखो अगर हम अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लोग मान लो कि एजुकेशन सेक्टर में बड़े बड़े महंगे कॉलेजेस में जाकर, स्कूल्स में जाकर, यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो लोग लो कॉस्ट पे कम पैसों में ऑनलाइन बैठे बैठे अपने घरों के अंदर बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू चीजें सीख सकते हैं, वहां बैठ के समझ सकते हैं। अगर हम किसी तरीके से डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वहां तक हम लैपटॉप और मोबाइल को पहुंचा सके तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, यहां तक कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर पाएंगे अपने लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड चीज, अगर मैं हेल्थ की डिजिटलाइजेशन करूंगा, हेल्थ का डिजिटलाइजेशन, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिजिटल टेक्निक्स को यूज करके, डिजिटल पैरामीटर्स को यूज करके मैं अर्ली डायग्नोसिस कर सकता हूं किसी भी डिजीज का? मतलब कि डिजीज को मैं जल्दी से जल्दी पता कर सकता हूं। जैसे कैंसर जैसी जो डिजीज है जिसको काफी लेट जब पता चलता है तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, बट अगर हम उसका अर्ली डिटेक्शन कर सके, अर्ली डायग्नोसिस कर सके तो हम काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि प्रिवेंटिव होने के बावजूद उसके कारण लोगों की डेथ हो जाती है। तो क्या हम ऐसे लोगों को बचा सकते हैं जो कि प्रिवेंटिव डिजीज के कारण मारे जा रहे हैं? कैसे बचा सकते हैं? हम डिजिटल फॉर्मेट्स का यूज करके हर एक पर्सन का बॉडी चेकअप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बॉडी चेकअप कम से कम टाइम में कर सकते हैं।
राइट। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन कोई टेस्ट करवा रहा है तो उसको रिपीटेड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी, उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद ऑटोमेटिकली उसके ब्लड सैंपल से टेस्ट किया जा सकता है। ये भी हम डिजिटल फॉर्मेट से कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें एक्चुअली शो करता है कि अगर हम डिजिटलाइजेशन को इंक्रीज करेंगे सो हेल्थ के ऊपर हम जितना पैसा खर्च करते हैं, जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, वो चीज काफी ज्यादा कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएगी। इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी अफोर्डेबिलिटी जो है, एक्सेसिबिलिटी जो है हेल्थ को लेकर के, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर सिमिलरली जैसा मैंने आपको पहले एक्सेसिबिलिटी में बताया था, क्या हम यहाँ पर टेली कंसल्टेशन की बात कर सकते हैं? टेली कंसल्टेशन सिंपल शब्दों में, क्या मैं घर बैठे बैठे अपने डॉक्टर से डायरेक्टली मोबाइल या फिर लैपटॉप की हेल्प से मतलब बातचीत कर सकता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, इनसे डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता हूँ। और ये कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, रादर मेंटल हेल्थ के लिए भी हो सकती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डिजिटलाइजेशन करेंगे सो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्चुअली हम जो हमारे सर्विसेज हैं, जो हमारे हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, उसके एम्बिट को इंक्रीज कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हेल्थ है उसको हम और ज्यादा होलिस्टिक बना रहे हैं और ज्यादा उसको इंक्लूसिव बना रहे हैं, राइट। देखो, इंक्लूसिव से याद आया, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डिजिटलाइजेशन करेंगे तो उसके कारण इंक्लूसिविटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी? देखो, अगर इंक्लूसिविटी बढ़ेगी तो क्या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि मान लो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, ठीक है, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, सिंपल शब्दों में समझो, मान लो कि कोई पर्सन चल नहीं पाता है तो उसे स्पेशली एबल्ड कहते हैं। और किसी के पास हाथ नहीं है तो उसके भी स्पेशली एबल्ड कहते हैं। मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि डिसेबल है तो उसे हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं। डिसेबल वर्ड अब यूज नहीं होता है, ठीक है। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन अगर एक पर्टिकुलर प्लेस से सेकंड पर्टिकुलर प्लेस में नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, तो क्या वो घर से बैठे बैठे किसी भी तरीके की कंसल्टेशन डॉक्टर से ले सकता है, एजुकेशन प्राप्त कर सकता है घर से बैठे बैठे, राइट। तो क्या हम डिजिटलाइजेशन की हेल्प से उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आने में हेल्प कर सकते हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, राइट। सिमिलरली अगर आप एजुकेशन के फील्ड में देखेंगे तो डिजिटल एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम हो सकता है जिसके थ्रू हमारे लोग जो है वो एक साथ आ सकते हैं, कुछ नई चीजें सीख सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट को लोग कम दाम में सीख सकते हैं, राइट। एक आपने कंसेप्ट सुना होगा, लर्निंग विद अर्निंग। लर्निंग विद अर्निंग मतलब कुछ काम करते रहो, कुछ नौकरी करते रहो, साथ में कुछ सीखते रहो। बट जैसा हम जानते हैं अभी तक जितनी भी लर्निंग होती थी वो सब स्कूल और कॉलेजेस में फिजिकली जाने के बाद ही हो पाती थी। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जॉब में है तो भी वो फ्री टाइम निकाल करके ऑनलाइन मेथड से अपनी एजुकेशन को ले सकता है, कोई डिग्री कोर्सेज कंप्लीट कर सकता है ऑनलाइन मेथड से, राइट। तो जैसे आपने एनपीटेल का नाम सुना होगा, आपने इग्नू का नाम सुना होगा, ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली आपको जो पढ़ाई प्रोवाइड करेंगे वो सब कुछ ऑनलाइन होता है। देखिए, ये चीज सच है कि इग्नू में आपको जाकर फिजिकली एग्जाम देना पड़ता है, बट द पॉइंट इज एंटायर कॉलेज का जो सपोर्ट सिस्टम है, एंटायर कॉलेज का स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर, स्कूल का स्ट्रक्चर, ये सब तो कैंसिल हो जाता है। आपको डेली कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली घर में बैठ कर चीजों को सीख सकते हैं, चीजों को लर्न कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली क्या मैं डिजिटलाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि अलग अलग जॉब्स के बारे में मुझे ऑनलाइन पता चल सकता है, राइट। अब मुझे फिजिकली हर एक अलग अलग ऑफिस में जाकर अपने सीवी को देने की जरूरत नहीं है, मुझे वहां पर अलग अलग जाकर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली घर बैठे बैठे के डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकता हूं। क्या मुझे अलग अलग एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं घर में बैठे बैठे? यहां तक कि क्या मैं वर्क फ्रॉम होम का एग्जाम्पल देकर के ये बता सकता हूं कि घर बैठे बैठे हम एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट को भी परस्यू कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली डिजिटलाइजेशन को अगर हम हेल्थ और एजुकेशन किसी भी सेक्टर में देखें, उसके पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। हमारे ह्यूमन को डेवलप करने में ये चीज एक्चुअली काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से अगर हम डिजिटलाइजेशन करें हेल्थ या फिर एजुकेशन सेक्टर में तो वो हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करने में काफी ज्यादा बेटर करेगा, और ओवरऑल जो हमारा एसडीआई इंडेक्स है उसको भी प्रमोट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को तो हमने यहां पर डील कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हुए हैं डिजिटलाइजेशन करने के। अब देखो, क्वेश्चन यहां पर दो डिफरेंट सेक्टर्स में पूछ रहा है, हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर। सो यहां पर हम जब गवर्नमेंट के एफर्ट्स बताएंगे तो हमें अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि हेल्थ सेक्टर के हम अलग एफर्ट्स बताएं कि एग्जैक्टली हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा डिजिटलाइज करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं, और देन एजुकेशन सेक्टर को डिजिटलाइज करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं उसको हम अलग से बताएं। तो पहले हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, राइट। देखो, हेल्थ को डिजिटलाइज करने के लिए क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो क्या हम सबसे पहले एनडीएचएम के बारे में बात कर सकते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसके अंदर लॉन्च किया गया था, राइट। आयुष्मान भारत आप जानते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, राइट। इसका मतलब क्या है? बेसिकली किसी भी पुअर पर्सन को उसके सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए पर ईयर मिलते हैं,
राइट। सिंपल वर्ड्स में ये है आयुष्मान भारत। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के थ्रू एक डिजिटल लेवल पे हेल्थ का इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर देखो आपकी हेल्थ की आईडी होगी, आपके पास एक डिजी डॉक्टर होगा। डिजी डॉक्टर का मतलब होता है एक्सेस टू डिजिटल डॉक्टर, मतलब जब चाहे आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्या हम एक HFR की बात कर सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। एक ऐसी रजिस्ट्री होगी जहां पर हर एक पर्सन की जो डेटा होगा वो कंपाइल्ड होगा। फिर हर एक पर्सन का क्या हम पर्सनलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स के बारे में कह सकते हैं, राइट। क्या हम ई फार्मेसी के बारे में कह सकते हैं, क्या हम टेली मेडिसिन के बारे में कह सकते हैं, क्या हम टेली कंसल्टेशन के बारे में कह सकते हैं, राइट। ये सब चीजें जो है आयुष्मान भारत स्कीम का एक एक्चुअली पार्ट है, जो कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के थ्रू आप इतनी सारी सर्विसेज घर बैठे बैठे मतलब हेल्थ के फील्ड में ले सकते हैं, मेडिकल फील्ड में ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप टेली मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं। देखो टेली मेडिसिन क्या होता है, टेली मेडिसिन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम टेली कंसल्टेशन सर्विसेज को इनकरेज करें, उसको आगे बढ़ाएं, मतलब मेडिसिन को हम बेसिकली टेलीफोनिक तरीके से साथ लेकर आए। सिंपल शब्दों में समझे तो क्या एक डॉक्टर सेकंड डॉक्टर से टेली मेडिसिन के थ्रू मतलब टेली कंसल्टेशन के थ्रू बातचीत कर सकता है, राइट। डॉक्टर पेशेंट आपस में बातचीत कर सकते हैं, इसे कहते हैं टेली मेडिसिन का पार्ट। देखो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए एक संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया था, ई संजीवनी पोर्टल स्टार्ट किया गया था। ई संजीवनी का सीधा सा काम है कि एक डॉक्टर जो है सेकंड डॉक्टर से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकता है, राइट। देखो अगर एक डॉक्टर को सेकंड डॉक्टर की हेल्प लेनी है तो उसमें सेकंड डॉक्टर को अपना सारा काम धाम छोड़ के वापस आने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों साथ में मिलकर बातचीत कर सकते हैं। यहां तक कि बहुत सारे जो वेलनेस सेंटर्स हैं, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्थ चेकअप सेंटर्स हैं, उन सबको लिंक करने की बात की जा रही है। जो भी रिकॉर्ड्स अलग अलग सेंटर्स के अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स कंपाइल करके एक सिंगल जगह पे लाने की बात की जा रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपने ई संजीवनी के अलावा ई संजीवनी ओपीडी के बारे में सुना होगा। ओपीडी में क्या है कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट डायरेक्टली टेलीफोनिक तरीके से बातचीत कर सकते हैं। एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच में टेली कंसल्टेशन हो सकता है, आपस में वो लोग बातचीत कर सकते हैं कि जहां पर पेशेंट जो है वो डॉक्टर को कोई भी रिपोर्ट दिखा सकता है और डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता है, राइट। सो इस तरीके से आप अलग अलग एग्जांपल दे सकते हो कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने के लिए डिजिटलाइजेशन करने के लिए कोशिश कर रही है। फिर देखिए अगर आप कोविड की बात करेंगे तो आप वहां पर EVIN के बारे में बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। आप जानते हैं ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके थ्रू हम अपने वैक्सीन का स्टॉक मॉनिटर कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारे कोल्ड स्टोरेज चेन है, कोल्ड स्टोरेज चेन का टेम्परेचर कितना है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कितने वैक्सीन हमारे पास प्रेजेंट है, कितने वैक्सीन प्रेजेंट नहीं है, हर चीज को हम EVIN पोर्टल के थ्रू देख सकते हैं। सिमिलरली जब आपने अभी वैक्सीनेशन लगवाया होगा तो आपने कोविन पोर्टल के बारे में सुना होगा। कोविन एक ऐसा पोर्टल है जिसके थ्रू हम डेटा मेंटेन कर सकते हैं अपने अलग अलग टाइप के वैक्सीनेशंस का, किस पर्सन को वैक्सीन लग चुकी है, कितनी बार लगी है, कौन कौन से डोजेस लग चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का, राइट। कोई भी पर्सन गलत तरीके से वैक्सीनेशन ना लगवाए, वैक्सीन का ज्यादा वेस्टेज ना हो, इन सब चीजों को भी प्रॉपर्ली यूज किया जाता है। उसके लिए कोविड पोर्टल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक डिजिटल फॉर्मेट है जो कि गवर्नमेंट ने यूज किया है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर एक और स्कीम दे सकते हैं, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। आप जानते हो कि कोविड के टाइम में बहुत सारे मेंटल सिकनेस के जो केसेस आए थे, मेंटल हेल्थ के केसेस आए थे, उसको प्रमोट करने के लिए एक टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जहां पर जो डॉक्टर्स थे वो लोग डायरेक्टली टेलीफोनिक सर्विसेज के थ्रू पेशेंट से बातचीत कर सकते थे। उनको कहीं भी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आप जानते हैं कि कोविड के कारण ऑलरेडी हमारा मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट हो गया था। तो उसके कारण जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो हम बातचीत करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक डॉक्टर जो है डिफरेंट पेशेंट से बातचीत कर सकता है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प आउट कर सकता है, राइट। सो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो हमारे गवर्नमेंट है उसने अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव्स लिए हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हम हेल्थ सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं, उसके अंदर डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर के अंदर आफ्टर ऑल किस तरीके से डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया गया, तो क्या हम सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं। वी कैन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो भी हमारे जो एजुकेशन होंगे, स्पेशली जो प्राइमरी लेवल पे होंगे, बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, उनको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। अलग अलग तरीके के जो डिजिटलाइजेशन है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ई पाठशाला नाम का एक कंसेप्ट स्टार्ट किया जा रहा है, दीक्षा पोर्टल स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके थ्रू टीचर्स को ही ट्रेनिंग दी जाएगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको और बेहतर तरीके से चीजों को समझाया जाएगा, राइट। ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकंड, आपने ABC स्कीम के बारे में सुना होगा।
एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम। उसमें यह है कि एक पर्टिकुलर बच्चे जो है जब पढ़ाई करेंगे तो उनको साथ में क्रेडिट मिलेंगे और उस क्रेडिट के हेल्प से वो अलग अलग तरीके की एजुकेशन को ले सकते हैं। वो किसी एक पोर्टल पे जाकर डिफरेंट टाइप की कोर्सेज को ले सकते हैं, कोर्सेज को सीख सकते हैं, राइट। फिर थर्ड आप एग्जांपल दे सकते हैं नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर का, राइट, एनडीईए। इसके थ्रू भी हमारे डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। देन आप एग्जांपल दे सकते हैं ई विद्या स्कीम का, राइट। ई विद्या स्कीम के थ्रू भी जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको ये बोला गया है कि आप बिना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बिना उसकी परमिशन के आप डायरेक्टली कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हो, राइट। ये भी एक टाइप का बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है ऐसे जो भी टॉप 100 में यूनिवर्सिटीज होंगे, राइट। इसके अलावा आप जानते हो, आपने प्रज्ञता गाइडलाइंस के बारे में सुना होगा। प्रज्ञता गाइडलाइंस के थ्रू भी काइंड ऑफ जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनको अलग अलग टाइप के एजुकेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको बुक्स प्रोवाइड किया जाएगा, उनको इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट वगैरह है वो सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ये सब चीजें शो करती हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से भारत के अंदर जो एजुकेशनल इकोसिस्टम है उसको डिजिटलाइज करके और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। फिर जैसा हमने पहले भी बात की थी कि आप यहाँ पर स्वयं पोर्टल के बारे में बात कर सकते हो, आप यहाँ पे एनपीटेल पोर्टल के बारे में बात कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पर डिजिशाला के बारे में बात कर सकते हो कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म को यूज करके गुड क्वालिटी कोर्सेज जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। अलग अच्छे अच्छे टाइप के कोर्सेज जो है उनको बच्चों तक कम से कम दामों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, राइट। सिमिलरली आपने एक कंसेप्ट सुना होगा डिजिटल यूनिवर्सिटी का, डिजिटल यूनिवर्सिटी जिसको हमारे बजट के अंदर अनाउंस किया गया था, जहां पर यह कहा गया था कि कोई भी स्टूडेंट जो है अपने घर बैठे बैठे डिजिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, राइट। और इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंदर 75 से ज्यादा ई स्किल लैब्स प्रेजेंट है, 750 से ज्यादा वर्चुअल लैब्स प्रेजेंट है, राइट। ये लैब्स बच्चों को रियल टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, राइट। ये डिजिटल जो यूनिवर्सिटीज हैं वो डिग्री प्रोवाइड कर सकती है, कोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है, एजुकेशन गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है, राइट। सो इस तरीके से ये शो करता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके से स्टेप्स लेने की कोशिश कर रही है हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, दोनों सेक्टर्स को अपलिफ्ट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर का अप्रोच रख सकते हो, इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। जो आप अपने देखो आंसर के तीनों ही पार्ट्स को जो आप फुलफिल कर लेंगे, 3 पार्ट्स कौन कौन से देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि डिजिटलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में। उसके बाद हमने बताया कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं हेल्थ को डिजिटलाइज करने के, और फिर हमने बताया कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं जो हमारा एजुकेशन फील्ड है इसको डिजिटलाइज करने के लिए, राइट। और इस तरीके से हम अपने आंसर को यहाँ पर एंड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन से कि देखिए डिजिटलाइजेशन जो है ऑलरेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्टेप की तरह आगे बढ़ रहा है, और डिजिटलाइजेशन अगर सही तरीके से चलती रही तो हम काफी हद तक इनइक्वालिटी को कम करने में मतलब वो हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे एजुकेशन के फील्ड में भी और हेल्थ के फील्ड में भी। और अगर इन दोनों ही फील्ड के अंदर हम इनइक्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं, मतलब इनइक्वालिटी को कंट्रोल कर पाते हैं, इसको रोकने को मेंटेन कर पाते हैं, सो ऑटोमेटिकली जो लार्जर प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पॉवर्टी, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, इन सब प्रॉब्लम से भी हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ले लेंगे। बिकॉज अगर आप देखो कि ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन में हेल्थ में, इन सब के रूट कॉजेज जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही आते हैं, राइट। अगर हम एजुकेशन को प्रमोट कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व आउट कर पाएंगे, राइट। तो डिजिटलाइजेशन करना एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सोसाइटी के बहुत सारे और प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन को अगर सही तरीके से यूज किया गया, डिजिटलाइजेशन को अगर कुछ इस तरीके से यूज किया गया कि डिजिटलाइजेशन को इंप्रूव करके हमारे सोसाइटी के अवेयरनेस को इंप्रूव किया जाए, हमारे सोसाइटी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सोसाइटी लाइट की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि हम अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। एक ऐसा प्लेस जहां पर हमारे पास कोई वे आउट नहीं था, वहां से हम एक प्रॉपर वे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान से समझो, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोविड आया था तब हमारे पास डिजिटलाइजेशन का कंसेप्ट तो था, बट डिजिटल फॉर्मेट हमारे पास रेडी नहीं था। नहीं होने के कारण ये अक्सर देखा गया कि जितने भी ऐसे स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, जैसे ही बंद हुए उसके कारण एजुकेशन के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा। सिमिलरली हेल्थ का इकोसिस्टम पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो चुका था इंडिया के अंदर। आप जानते हैं स्पेशली कोविड के सेकेंड वेव में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, राइट। ये सब प्रॉब्लम शो करता है कि अगर हमारे पास एक डिजिटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो, सो हमारे पास एक डेटा रेडी होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिलेंडर्स वी नीड, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स वी नीड, हाउ मेनी नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स आर प्रेजेंट और कितने अवेलेबल नहीं है। और इन सब चीजों की हेल्प से एक्चुअली हम अपनी इंडियन सोसाइटी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम दिस आंसर, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिला होगा। आई होप
Do you like this video? Thank you so much for listening. See you in the next one.